Another lecture of class 10 science, chapter number 12. In this lecture we will study about Ohm's law. Ohm's law एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि आप 12th स्टैंडर्ड में भी फिर से पढ़ोगे फिजिक्स में, और ये ओम्स लॉ का एक छोटा वर्जन है जो हम क्लास 10 में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक एनिमेशन है बच्चों, बहुत मज़ा आएगा इसको देखने के लिए। तो ओम्स लॉ, जैसा कि नेम है ओम्स लॉ, दिस लॉ वाज गिवन बाय सर जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने एक डिस्कवरी किया था, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने बोल सकते हो कि प्रूव किया था इलेक्ट्रिसिटी में। अब वो क्या प्रूव किया था वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। सो ये हमारे एनिमेटेड जॉर्ज साइमन ओम है, यानी कि जिन्होंने ओम्स लॉ दिया था, ठीक है। सो दिस इज द लॉ। जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम stated that the electric current flowing through a metallic wire, क्या बोला था उन्होंने? The electric current flowing through a metallic wire, ठीक है, is directly proportional to, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक करंट वायर में से फ्लो हो रहा है, कोई भी वायर है, जैसे कि मेटल का कोई वायर है, उस वायर में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो वायर किस पे डिपेंड करेगा वो उन्होंने बताया था। यानी ज़्यादा करंट होगा वायर में, कम करंट होगा, वो कैसे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये बताया था जॉर्ज साइमन ओम ने हमको। इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, मतलब इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है। प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, मतलब ये जो भी एक्सपेरिमेंट होता है, इस एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वायर में चेंज आ सकता है। क्या चेंज आएगा वो मैं आपको बताता हूं। स्टेटमेंट वापस से एक बार समझ लो। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट flowing through the metallic wire is directly proportional to potential difference, यानी कि वोल्टेज, जितना ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे उतना ज़्यादा करंट मिलेगा। कॉमन सेंस, ठीक है। चलो देखते हैं, उन्होंने इसका एक इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। स्टेटमेंट है बच्चों, नोट डाउन कर लेना इसको अभी। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, एक एक्टिविटी करने वाले हैं, ध्यान देना। सबसे पहले एक वायर लिया है हमने, वायर, और उसकी लेंथ कितनी है इस वायर की? नाइक्रोम वायर, तो निक्रोम वायर की लेंथ है 0.5 मीटर, ओके। और एक लिया है मिली एम मीटर। मिली एम मीटर क्या है आपको पता है, हमने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था। मिली एम मीटर से इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और हमने लिया है वोल्ट मीटर। यहाँ पे देखो आप राइट साइड में, वोल्ट मीटर से क्या मेजर कर सकते हैं? वोल्टेज, ठीक है। और लिया है एक स्विच, स्विच से हम करंट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं सर्किट के अंदर, आपको पता है अच्छे से। और ये जो खाली जगह दिख रही है बच्चों यहाँ पे, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, यहाँ पे हमको लगाना है सेल, क्योंकि जब तक सेल नहीं लगाएंगे तब तक करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने 1.5 वोल्ट का सेल लगा दिया। अब हम सर्किट को कनेक्ट करेंगे वायर के साथ, तो देखो क्या होगा। कनेक्ट द सेल विथ द निक्रोम वायर, मिली एम मीटर एंड वोल्ट मीटर, सबको कनेक्ट कर रहे हैं, देखो आपस में, ध्यान से देखना। कनेक्ट हो गया, राइट। अब हम स्विच ऑन करेंगे,
जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना करंट आ रहा है देखो बच्चों, करंट आ रहा है 120 मिली एम्पियर। एग्जाम्पल के लिए कितना आ रहा है, 120 मिली एम्पियर। क्लियर। और वोल्टेज आ रहा है 0.3 वोल्ट। ठीक है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं वोल्टेज को। अब यहाँ पे हमारे जो साइंटिस्ट हैं जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने बाजू वाले बच्चे से उसका फ़ोन मांगा है और फ़ोन पे से कुछ मंगवा रहे हैं। क्या मंगवा रहे हैं देखना। उन्होंने 1.5 वोल्ट का एक और सेल मंगवाया। क्यों ऐसा, देखना उसका रीज़न, आगे देखना। सो फाइनली वो सेल आ चुका है। अब आप नीचे देखो सर्किट में, एक की जगह दो सेल लगे हुए हैं। पहले यहाँ पे एक सेल लगा था, अब कितने सेल लगे हैं देखो इधर नीचे, दो सेल हो गए। तो 1.5 और 1.5 मिला के 3 वोल्ट हो गया टोटल। ठीक है, वापस से स्विच ऑन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे सर बोल रहे हैं, यानी कि हमारे सर जॉर्ज साइमन ओम, वो क्या बोल रहे हैं, नाउ वी हैव कनेक्टेड टू सेल्स। तो देखो क्या होगा, दो सेल लगा दिया तो इलेक्ट्रिक करंट में कुछ इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो वही देखना है यहाँ पे। एक की जगह दो सेल। ओके, देखो बच्चों, जब हमने एक की जगह दो सेल लगाया तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया। पहले इलेक्ट्रिक करंट 120 मिली एम्पियर आ रहा था, अब 200 मिली एम्पियर आ रहा है। राइट, यानी इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज हमने दो सेल यूज किए हैं और पहले हमने एक सेल यूज किया था। ठीक है, और वोल्टेज भी बढ़ गया है। देखो बच्चों, यहां पे पहले 0.3 वोल्ट था आई थिंक, उसकी जगह 0.5 वोल्ट आ गया है। राइट, अब आपको कितने सेल दिख रहे हैं यहाँ पे, दो की जगह कितने सेल दिख रहे हैं, तीन। अब तीन सेल यूज करोगे तो करंट और बढ़ेगा, है कि नहीं, देखना। देखो, दो सेल था तब इलेक्ट्रिक करंट 200 मिली एम्पियर था। अब तीन सेल आने की वजह से द इलेक्ट्रिक करंट इज नाउ 300 मिली एम्पियर। राइट, सो करंट इज मोर, करंट हैज इंक्रीज्ड, है ना। एंड वोल्टेज इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। वोल्टेज कितना हो गया, 0.75 वोल्ट। क्लियर हो रहा है आपको, इससे क्या प्रूव हो रहा है बच्चों, कि अगर हम सेल बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है। क्लियर, आ गया समझ में। तो फाइनली व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, वो देख लेते हैं। देखो, पहले नंबर ऑफ सेल 1 था, बाद में हमने दो सेल लगाया, बाद में हमने तीन सेल लगाया। देखना अभी, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होता है कि नहीं। पहले इलेक्ट्रिक करंट था 0.12, बाद में इलेक्ट्रिक करंट हो गया 0.2, बाद में इलेक्ट्रिक करंट हो गया 0.3। अब आप बोलोगे सर ये तो मिली एम्पियर में 120, 200 और 300 था। यहाँ पे सबसे पहला वैल्यू देखो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, वो वैल्यू कितना था, 120 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर में से जब हम एम्पियर में जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं,
तो 120 की जगह पे 0.12 आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमको 120 को 1000 से डिवाइड करना होता है। किससे? 1000 से। आगे जाते हैं। जब हमने 2 सेल लगाया सर्किट में, जब हमने 2 सेल लगाया तो इलेक्ट्रिक करंट कितना था? तो इलेक्ट्रिक करंट था 200 मिली एम्पियर, और 200 को 1000 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। सिमिलरली जब हमने 3 सेल लगाया तो इलेक्ट्रिक करंट कितना था? 300 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर में से एम्पियर में जाना है तो 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये करंट मिल गया। और वोल्टेज, वोल्टेज भी इंक्रीज होता है, आपको पता है। ऊपर देखो क्या लिखा है, when the number of cells increases the value of voltage also increases. See, so this is the potential difference. Okay, ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द निक्रोम वायर, 0.3 वोल्ट, 0.5 वोल्ट एंड 0.75 वोल्ट, यानी वोल्टेज बढ़ते जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी देखना, हम डिवाइड करने वाले हैं। यहां पे देखो लास्ट वाले कॉलम में हमने किसको किससे डिवाइड किया? हमने वोल्टेज को 0.3 को डिवाइड किया है 0.12 से, यानी वोल्टेज को डिवाइड किया है करंट से। करंट यानी आई, उसका सिंबल। तो आंसर कितना आ रहा है देखो जरा। आंसर आ रहा है तीनों केस में आंसर सेम आएगा, देखना अभी। ये तीनों केस का आंसर सेम आ रहा है, और इस रेशियो को बोलते हैं रेजिस्टेंस। याद रख लो बच्चों, क्या बोलते हैं? V अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन करंट। V अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन करंट, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर? तो ये रहा ओम्स लॉ आपके सामने। ठीक है, क्या दिया था लॉ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एक्चुअली ये उल्टा लिखा हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक में, तो बेसिकली होता है करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यहाँ पे लिखा है वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, जो भी है चलेगा। उसका मैथमेटिकल फॉर्म है V प्रोपोर्शनल टू आई, V प्रोपोर्शनल टू आई। अब जब आप ये प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो इक्वल टू साइन आएगा, और इक्वल टू साइन जब आता है उसके साथ आता है कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं बच्चों आर, आर यानी रेजिस्टेंस। और अगर हम आर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आई वी के नीचे चले जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू आर। ठीक है, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? आर इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन आई, V अपॉन आई। यही तो हमने देखा ना अभी वीडियो में आगे, वोल्टेज अपॉन करंट, इसी रेशियो को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज ओम्स लॉ। इसको नोट डाउन कर लो, याद कर लो बच्चों। यानी पूरा मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि वोल्टेज बढ़ाने से इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। क्लियर? याद रहेगा आपको, है ना? नेक्स्ट, स्टेट द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। तो उसका यूनिट क्या होता है? देखो इधर, देखो फ्रॉम ओम्स लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब क्लियर है ना? और प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो उसकी जगह पे इक्वल टू और ये आर आ जाएगा। जैसे ये साइन हटाओगे तो ये आ जाएगा। तो अगर मैं आर को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो आएगा आर इक्वल टू वी बाई आई। अब आपको पता है वी का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और आई यानी करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। क्लियर हो रहा है? तो वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम बोलते हैं ओम। अगर आपको ये नहीं बोलना है, अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो इसको कट कर देते हैं, भूल जाओ इसको। तो क्या याद रखना है? सिर्फ ओम।
ओम किसका नाम था आपको पता है, जिसने ओम्स लॉ दिया था, है ना? क्लियर? अब आगे है डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। डेफिनेशन ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस, क्या होता है 1 ओम? देखो एक ट्रिक बताता हूं आपको याद करने के लिए, बहुत सिंपल ट्रिक है। सिंपल मैथ्स आपको आना चाहिए और कुछ नहीं करना है। देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस का, क्या है फॉर्मूला रेजिस्टेंस का आपके सामने? रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, यानी V अपॉन I। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये फॉर्मूला किसने दिया था? ये फॉर्मूला दिया था सर जॉर्ज साइमन ओम ने। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि V की वैल्यू 1 है, V की वैल्यू 1 है और I की वैल्यू भी 1 है, I की वैल्यू भी 1 है और वोल्टेज की वैल्यू भी 1 है। तो 1/1 कैंसिल हो गया, 1/1 कट गया। तो फाइनली आंसर क्या आएगा बताओ? आंसर आएगा 1/1 क्या होता है, तो किसी को भी आता होगा 1। इसका मतलब रेजिस्टेंस 1 ओम कब आएगा? रेजिस्टेंस 1 ओम कब आएगा बच्चों बताओ? जब वोल्टेज और करंट दोनों 1 1 होंगे, समझ रहे हो ना? जब V का वैल्यू भी 1 होगा, I का वैल्यू भी 1 होगा, तो 1/1 यानी रेजिस्टेंस भी आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस पर से डेफिनेशन बना लेते हैं। चलो कितना इजी है, देखो वही डेफिनेशन आपके सामने है स्क्रीन पे, देखो रीड करते हैं। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज across two ends of a conductor is 1 volt, if the potential difference, यानी कि वोल्टेज, if the voltage across two ends of a conductor is 1 volt, वोल्टेज कितना लेने को बोल रहे हैं? 1 वोल्ट, मैंने आपको बताया। एंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर, करंट कितना लेना है? वो भी 1 एम्पियर। समझ में आ गया? वोल्टेज भी लेना है 1 एम्पियर, वोल्टेज लेना है 1 वोल्ट। क्लियर? वोल्टेज लेना है 1 वोल्ट और करंट लेना है 1 एम्पियर। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। क्लियर हो रहा है? ये जो मैंने अंडरलाइन किया है सब, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये जहाँ पे मैं, क्लियर हो रहा है? देन द रेजिस्टेंस इज 1 ओम। क्लियर हो रहा है? 1 ओम कब आएगा? जब वोल्टेज भी 1 वोल्ट होगा और करंट भी 1 एम्पियर होगा। क्लियर? समझ गए? देखो ये V की वैल्यू है, कितनी है V की वैल्यू बच्चों? देखो इधर एरो किया है। वोल्टेज का वैल्यू कितना लेना है? 1। और करंट का वैल्यू कितना लेना है? देखो इधर, करंट का वैल्यू कितना लेना है, देख लो, देख लो फॉर्मूला, एकदम ध्यान से देख लो। तो बताओ 1/1 कितना आ जाएगा? 1/1 कितना आ जाएगा? है ना, ये वाले 1 को ये वाले 1 से डिवाइड करो तो आंसर 1 ही आएगा ना, इसीलिए रेजिस्टेंस 1 हो गया। यहां देखो। क्लियर? क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन विच फैक्टर्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ऑन विच फैक्टर्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो उसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाता हूं। ठीक है, देखना ध्यान से। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और आपको पता है ना बच्चों, रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस का काम है इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करना, यानी कि फ्लो होने में रोकना, उसको उसको कंट्रोल करके रखना। ठीक है, ये काम होता है रेजिस्टेंस का। अब ये कॉमन सेंस, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, इफ रेजिस्टेंस इज मोर, तो इलेक्ट्रिक करंट कम होता है। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस कम होता है
अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। क्यों? रेजिस्टेंस कम होगा तो रोकने वाला कोई होगा नहीं करंट को, करंट आराम से जाएगा। और रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो फिर करंट कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, इसका मतलब होता है जो रेड कलर में लिखा है बॉक्स में, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/I। 1/I का मतलब अगर मैं I को बढ़ाऊंगा, मतलब अगर मैं करंट को बढ़ाना चाहता हूं I को, तो मुझे R को कम करना पड़ेगा। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। एग्जाम्पल लो, एक मेरा एग्जाम्पल सुनो ध्यान से। मान लो आपके पास एक पानी का पाइप है, ठीक है? उस पानी के पाइप में से आपको पानी फ्लो करवाना है। अब एग्जाम्पल के लिए आपने पाइप के अंदर एक पत्थर फंसा दिया है, पाइप के अंदर एक आपने स्टोन रख दिया है। तो अगर आप पाइप के अंदर स्टोन रखोगे तो क्या पानी फ्लो हो पाएगा इतना आसानी से उसके अंदर से? नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टोन क्या करेगा, पानी को फ्लो होने से रोकेगा, थोड़ा उसकी स्पीड कम कर देगा। वैसे ही काम करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को फ्लो नहीं होने देता, उसको फ्लो होने से रोकने का ट्राई करता है। समझ गए? अब आपके सामने जो एक्टिविटी है इससे आपको पता चल जाएगा। सबसे लास्ट स्क्रीन पे देखो, एक क्वेश्चन लिखा है, ऑन विच फैक्टर्स अ रेजिस्टेंस डिपेंड्स। किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? कौन से फैक्टर्स पे? ठीक है, कब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कब कम होगा, देखो अभी। सो केस वन, देखो हमने एक निक्रोम वायर लिया है। निक्रोम वायर का लेंथ L है, L। स्क्रीन में ऊपर देखो सर्किट में, L इज द लेंथ। तो हमको कुछ इलेक्ट्रिक करंट हमने मेजर किया। किससे मेजर करते हैं करंट, आपको पता है? एम मीटर से। लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा होगा, करंट मेजर करना है तो एम मीटर या मिली एम मीटर यूज होता है, या माइक्रो एम मीटर। ठीक है, तो जब हमने वायर लगाया जिसका लेंथ L है, तो करंट आ रहा है I1। I1 मतलब कोई भी वैल्यू हो सकता है, इट कैन बी एनी वैल्यू, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने वायर का लेंथ डबल कर दिया। केस टू देखो, अब डायग्राम में देखो कुछ चेंज दिख रहा है। वायर का लेंथ नीचे देखो टेबल में, अब लेंथ हो गया 2L, डबल कर दिया लेंथ। तो क्या लगता है इलेक्ट्रिक करंट पे कोई असर पड़ेगा? बच्चों क्या लगता है आपको, बताओ। अगर हमने वायर का लेंथ डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, देखना क्या पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट हाफ हो गया, आधा हो गया, आधा। मतलब अगर लेंथ डबल करोगे, रेजिस्टेंस का लेंथ डबल करते हो तो करंट आधा हो जाता है, यानी करंट कम हो रहा है। समझ रहे हो? क्लियर? इससे क्या प्रूव होता है? इससे क्या प्रूव होता है बच्चों, कि अगर मैं लेंथ को डबल करता हूं, लेंथ को डबल करूंगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अगर लेंथ और बड़ा करूंगा तो रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। समझ रहे हो? जितना लेंथ बड़ा करते जाऊंगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, मुझे कैसे पता चल रहा है यहां पे, आपको कैसे पता चला? मुझे कैसे यहां पे पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ गया? तो मुझे ऐसे पता चला बच्चों, यहां पे मैंने जब इलेक्ट्रिक करंट को देखा तो इलेक्ट्रिक करंट आधा हो रहा है। अब करंट कम कब होता है? इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में कम कब हो जाता है? व्हेन डज इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज? व्हेन इज इलेक्ट्रिक करंट लेस?
जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमने लेंथ बढ़ा दिया है। तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और लेंथ कम करोगे तो क्या होगा? तो रेजिस्टेंस कम होता है। क्लियर? आगे देखो। अब तीसरे वाले केस में हमने एक ऐसा वायर लिया है। आप बोलोगे सर वायर का लेंथ तो वही है, पहले भी एल था, तीसरे वाले केस में भी एल है, तो चेंज क्या हुआ? तो आप अगर ध्यान से देखोगे, हमने वायर का थिकनेस डबल कर दिया है। वायर का थिकनेस डबल कर दिया। थिकनेस समझ रहे हो? रुको मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट। ओके, यहां देखो। अब डायग्राम में देखो, सर्किट में वायर कितना पतला है ना, वायर पतला है। और अब देखो वायर कैसा है, एक मिनट। यहां पे देखो वायर कैसा है, ये वायर थोड़ा मोटा है, ऊपर देखो। तो जब हम थिकनेस बढ़ाएंगे तो क्या होता है, देखना। अभी इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा आ रहा है, थिकनेस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा आएगा। बताओ कॉमन सेंस, मैं आपको बताता हूं क्या कॉमन सेंस है इसमें। एग्जाम्पल के लिए आपका पाइप है, ये पानी वाला पाइप जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, है ना, वीडियो में भी। अगर आप पाइप को मोटा कर दोगे, अगर आप अपने पानी वाले पाइप को मोटा करोगे, तो एक बात बताओ, उसमें से ज्यादा पानी जाएगा कि नहीं जाएगा? राइट? सो मोर वाटर कैन फ्लो थ्रू द पाइप इफ यू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द पाइप। यानी जब आप वायर का थिकनेस बढ़ाते हो, यानी कि उसका एरिया बढ़ा रहे हो, इस एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एरिया बढ़ाने से करंट बढ़ता है, एरिया बढ़ाने से इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। देखो लास्ट में क्या लिखा है, I2 एंड I2 इज ग्रेटर देन I1। यानी पहले जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा था केस 1 में, नंबर 1, उससे इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा आ रहा है। ठीक है, आगे जाते हैं। अब केस 4 में जाते हैं बच्चों। केस 4 में ऐसा तो क्या अलग हो रहा है, देखो। केस 4 में वायर भी वही है, लेंथ वही है, मतलब उसका थिकनेस भी वही है जो पहले वाले केस में था। पहला वाला केस याद करो। लेकिन वायर का मटेरियल चेंज हो गया, पहले निक्रोम वायर था, अब ऊपर देखो स्क्रीन पे क्या है, कॉपर वायर है। पहले निक्रोम था, अब कॉपर है, दोनों का मटेरियल अलग है। तो क्या होगा, नीचे देखो क्या लिखा है, नीचे देखो टेबल में सबसे लास्ट नंबर 4, लेंथ इज सेम, एरिया इज सेम, बट मटेरियल इज डिफरेंट। ओके, मटेरियल इज डिफरेंट। तो करंट फिर ज्यादा आ रहा है, करंट इज मोर। ठीक है, तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। समझ में आ गया आपको? क्लियर? तो एक बार वापस से रिवीजन कर लो। केस 1 और केस 2 में क्या फर्क था, देख लो एक बार। केस 1 में लेंथ कितना था रेजिस्टेंस का, एल, एल। और दूसरे वाले केस में डायग्राम में लेंथ कितना हो गया, डबल। तो लेंथ बढ़ाने से करंट कम होता है। ठीक है, लेंथ बढ़ाने से करंट कम हो रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यहां पे देखो ध्यान से क्या लिखा है, I इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। यानी लेंथ बढ़ेगा तो I कम होगा, और लेंथ कम होगा तो I बढ़ेगा। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इस तरीके से लिखते हैं, यहां पे देखो सर्किट के नीचे राइट साइड में, इधर कॉर्नर में। ठीक है, और ये भी आपको पता है, नीचे क्या लिखा है और देखो, I इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। क्यों ऐसा? 5 सेकंड दे रहा हूं, सोचो थोड़ा सा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता क्या है, बस वही समझना है आपको यहाँ पे। वो समझ लिया तो पूरा थियरी समझ में आ जाएगा।
ओके चलो टाइम अप। पत्थर वाला एग्जांपल याद करो बच्चों। अगर मैं पाइप के अंदर, पानी का एक पाइप है, उसमें पहले मैं छोटा पत्थर रखता हूं। छोटा पत्थर रखूंगा तो पानी ज्यादा फ्लो होगा, और बड़ा पत्थर रख दूंगा पाइप के अंदर तो क्या होगा? अगर मैं बड़ा पत्थर रखूंगा तो पानी कम हो जाएगा। मतलब दो वर्ड्स बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पत्थर अगर बड़ा है तो पानी कम है, पत्थर अगर छोटा रखता हूं तो पानी ज्यादा है। समझ रहे हो? एक बड़ा हो रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, और एक छोटा हो रहा है तो दूसरा बड़ा हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। इसीलिए लिखा है I प्रोपोर्शनल टू 1/R। ओके, अब केस 3 पे जाते हैं। अब ये कैसे आ गया लास्ट में, R प्रोपोर्शनल टू L, ये कैसे आया? तो इसके लिए दोनों बॉक्स को, दोनों इक्वेशंस को देखो। देखो पहला इक्वेशन जहां पे मैंने कर्सर रखा है, I प्रोपोर्शनल टू 1/L आ रहा है, ठीक है। I प्रोपोर्शनल टू 1/L आ रहा है, और दूसरे इक्वेशन में I प्रोपोर्शनल टू 1/R आ रहा है। तो देखो L और R दोनों नीचे लिखे हुए हैं डिनोमिनेटर में, है ना। यहां पे भी L नीचे लिखा है, यहां पे भी R नीचे लिखा है, और दोनों इक्वेशन में I को ऊपर लिखा है। इसका यह मतलब है कि L और R दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉमन सेंस। ये तो हमने देखा है ना। अब ये दोनों डायग्राम देखो ऊपर, केस 1 और केस 2। अगर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं, केस 2 में देखो लेंथ बढ़ा रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो लेंथ बढ़ाने से इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाता है। यानी लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना। तो जितना लेंथ बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसीलिए इसीलिए देखो स्क्रीन पे लास्ट में नीचे, इसीलिए स्क्रीन पे लिखा है एकदम नीचे कॉर्नर में, राइट साइड में, R प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, वापस से पूरी स्टोरी में एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लो बच्चों। जब हम किसी वायर का लेंथ बढ़ाएंगे, जब हम किसी वायर का लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। क्लियर? क्लियर हो गया? आगे आगे जाते हैं। R प्रोपोर्शनल टू L तो आ चुका है समझ में हमको। ठीक है, अब हम जाते हैं केस 3 में। केस 3 में हमने क्या किया था? हमने लिया था मोर एरिया। देखो यहां पे टेबल में क्या लिखा है, मोर ए। कैसे एरिया बढ़ाया हमने? थिकनेस बढ़ा दिया था वायर का, वायर को मोटा कर दिया। जैसे वो पानी वाला एग्जांपल याद करो, अगर आप पाइप को मोटा करोगे तो पानी ज्यादा फ्लो होगा ना। पानी ज्यादा फ्लो होगा मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा फ्लो होगा। अगर आप वायर को मोटा करोगे तो करंट ज्यादा फ्लो होता है, और करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस कम है। करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर? ठीक है, ठीक है ना। यहां पे क्या लिखा है देख लो एक बार वापस से, सेकंड इक्वेशन जहां पे मैंने कर्सर मूव कर रहा हूं, जहां पे अभी I इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। मींस अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है। ठीक है, बट एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके फाइनली हमारा इक्वेशन आ रहा है। ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, सो दिस इज अवर इक्वेशन, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो, कंबाइन। ठीक है,
अब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक इक्वल टू साइन आएगा, इक्वल टू साइन आएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये जो कांस्टेंट है, ये जहां पे मैंने कर्सर रखा है, इसको रो बोलते हैं, रो। इसकी स्पेलिंग है RHO, रो। रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया पूरा फॉर्मूला? R इक्वल टू रो L बाई A। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल्स में। कहाँ से आया रो? तो हमने ये वाले इक्वेशन में प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इक्वल टू साइन रखा तो एक कांस्टेंट आ गया। ठीक है, ये मैथ्स का सिंपल रूल है। अगर आप प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो और इक्वल टू साइन रखते हो तो एक कांस्टेंट आता है। क्लियर हो गया? ठीक है, और लास्ट केस में, एक मिनट, क्या लिखा है देख लेते हैं। अगर मटेरियल चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। ठीक है, निक्रोम की जगह कॉपर यूज करोगे तो भी रेजिस्टेंस चेंज होता है। क्लियर? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो ऊपर स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखो। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है एलॉयज से। एलॉयज क्या होता है? एलॉयज यानी दो मेटल्स को मिक्स करके जो बनाते हैं उसको एलॉयज बोलते हैं। ओके, और कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर मतलब अकेला मेटल। एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो में हमने देखा था केस वन। केस वन में हमने निक्रोम लिया था, निक्रोम। निक्रोम यानी निक्रोम का वायर लिया था। निक्रोम मतलब निकल और क्रोमियम को मिक्स करके जो बनाया वो वायर। निक्रोम का मतलब निकल और क्रोमियम, दो अलग अलग मेटल्स को मिक्स करके जो बनाया उसको निक्रोम बोलते हैं। तो एलॉयज हो गया, तो एलॉयज का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, यहां पे दिख रहा है क्लियर। और कॉपर वाला वायर केस 4 देखो, केस 4 याद करो, हमने निक्रोम को हटा के कॉपर वायर लगाया था। सो कॉपर वायर इज अ कंडक्टर। तो कंडक्टर का ऊपर देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है। तो कौन सा वायर यूज करना चाहिए हमको? हमारा फायदा किस में? ऑब्वियसली हमारा फायदा कॉपर के वायर में। क्यों? कॉपर के वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होगा आराम से, तो हमारा लाइट बिल कम आएगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझ में आ ही गया होगा आपको। सो बेसिकली अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। सो दीज आर द फैक्टर्स विच यू हैव टू रिमेंबर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। बाय बच्चों, टेक केयर।